चौखट पे चल के आज चारों धाम। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो भाई, गुड आफ्टरनून बोलो यार। यस, चैप्टर नंबर 19 अपन लोगों का चल रहा है यार। चैप्टर नंबर 19 का नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी कोड, बराबर। जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है समाज को सिक्योर करने की, बराबर। और उसके अंदर पहली कोशिश अपन ने देखी कौन सी? EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से 10% पैसा काट रही है। एम्प्लॉयर को बोल रही है कि 10% तुम भी मिलाओ और ये पूरा पैसा कहां जमा कर दो? EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास, ताकि बाद में एम्प्लॉय जब रिटायर हो तो उसे पीएफ वगैरह हम इसमें से बांट पाए। जैसे ईपीएफ होता है वैसे ही एक क्या होता है? ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा सा पैसा और काटते हैं, 0 पॉइंट, जल्दी आओ भाई, एम्प्लॉय की सैलरी में से 0.75%, और एम्प्लॉयर से बोलते हैं कि तुम कितना मिलाओ? 3.25%, और ये टोटल 4% पैसा कहां दे देते हैं? गवर्नमेंट के पास। और क्या बोलते हैं कि जब हमारा ये एम्प्लॉय बीमार हो जाए या इसके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो ऐसे केस में उसे मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। हालांकि मेडिकल बेनिफिट एक ही कंपोनेंट है, उसके अलावा 5 अलग तरह के बेनिफिट्स भी अपन ने देखे थे कि जैसे उसको कैश कंपनसेशन दिया जा सकता है, डेथ हो जाए तो पेंशन मिलती है फैमिली वालों को, इसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी अपन लोगों ने पढ़ा था 15,000 रुपए तक का। ये सारे खर्चे ESI के अंदर कवर किए गए हैं। तो ये 2 सोशल सिक्योरिटी स्कीम पढ़ी थी अपन ने। फिर तीसरी स्कीम अपन ने पढ़ी थी कौन सी? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप बहुत लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो ऐसे केस में एज अ अमाउंट ऑफ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको क्या दिया जाता है? एक पैसा पे किया जाता है। और ग्रेच्युटी का अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। एक फॉर्मूला था, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये इस तरीके से ग्रेच्युटी निकाल सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, हाँ या ना? बराबर। यहां तक की बातें कल, और डेथ के केस में 5 साल की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया जाता है। ठीक, ये बात अपन लोगों ने कल ग्रेच्युटी के लिए कर ली थी। आज अपने को पढ़ना है एक और स्कीम सोशल सिक्योरिटी की, जिसका नाम क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट। ये क्या होती है? मैटरनिटी बेनिफिट। तो देखो, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय पर हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि आपको उस समय पर काम करने भी नहीं आना और उस समय आपका एम्प्लॉयमेंट भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब आप घर पर आराम करेंगी और उस समय पर भी आपकी नौकरी चलती रहेगी और उस समय आपको पैसा मिलता जाएगा। उन दिनों को छुट्टियां कंसीडर नहीं की जाता। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट में कितने दिन तक की छुट्टियां मिलती है, कितना क्या पैसा उसमें मिलता है, वो सारी बात मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या? वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 19 अपन पढ़ रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड, पहले ये आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 19 ही था, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन नाम से, जिसमें एक यूनिट ईपीएफ की थी, एक यूनिट ईएसआईसी की थी, एक ग्रेच्युटी की थी और एक मैटरनिटी बेनिफिट की थी। 1 2 3 4 4 यूनिट ये थी। आपको पता है ये आपके पेपर में कहां तक पूछा गया है? 40 मार्क्स के पोर्शन में 25 मार्क्स तक का सिर्फ चैप्टर नंबर 19 से पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन ईपीएफ का आएगा, इसके भी चांसेस हैं। एक क्वेश्चन उसके बावजूद ईएसआईसी का आएगा, उसके भी चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन बाद में मैटरनिटी बेनिफिट का है, उसके भी चांस हैं। और ग्रेच्युटी का क्वेश्चन अलग से आ जाए, वो भी चांसेस हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये जो चैप्टर 20 अपन पढ़ रहे हैं, इसमें से हर स्कीम में से एक क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। और पास्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 तो आपको पता चलेगा। हालांकि पहले चैप्टर नंबर 19 का ही पार्ट किसको मानते थे? अप्रेंटिस को और सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ। अभी वो दोनों चैप्टर अपन ने अलग अलग पढ़े हैं, तो वो भी पहले चैप्टर 19 का ही पार्ट था, तो उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता था। इसीलिए अप्रेंटिस एक्ट जो है वो अभी भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, भले वो छोटा सा एक्ट क्यों ना हो। या वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ वाला जो चैप्टर था रिटर्न्स वाला, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक बोलो, यहां तक कोई समस्या? यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। Section number 59 is the health and safety shield for mothers. It acknowledges that pregnancy and childbirth are physically demanding and require a mandatory recovery period. और बाद में एक recovery period भी उसमें आपको women's को जो है वो required होता है. The law is not just, देखो क्या बोल रहे हैं, the law is not just giving an option
हियर इट क्रिएट अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, it forbid both employer from giving work and women from taking work during the most critical recovery week. जो most critical week है उस समय पर ना तो एम्प्लॉयर काम दे सकता है ना विमेन आगे से काम मांग सकती है, उस समय पर कंपलसरी छुट्टियां जो वो होगी. इट ऑल्सो इंश्योर दैट even while she is still working during pregnancy she is not forced to do heavy lifting or tiring task. कुछ समय प्रेगनेंसी के दौरान भी विमेन शुरू में काम करती है, तो उस समय पर भी हम इंश्योर करेंगे कि वो बहुत ज्यादा हैवी काम ना करे जिससे चाइल्ड बर्थ में कोई समस्या बाद में आए. ठीक, उसी के बारे में अपने को प्रोविजंस पढ़ना है. क्या बोल रहे हैं? द लॉ क्रिएट अ नो वर्क जोन. कितने समय के लिए? 6 वीक्स. नो वर्क जोन फॉर 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग. किसके बाद? डिलीवरी, मेडिकल कैरेज या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. या तो चाइल्ड बर्थ हो जाता है या फिर मिसकैरेज हो जाता है या किसी भी रीजन से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसे केस में तीनों में से कुछ भी जिस दिन होता है उसके 6 वीक तक के लिए क्या हो जाता है? नो वर्क जोन, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई काम करने की जरूरत नहीं. ध्यान रखना है ये कोई ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी है. ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी. इसका मतलब क्या? ना तो एम्प्लॉयर काम मांग सकता है और ना ही विमेन उस समय आगे से काम मांग सकती है. दोनों को ही मना कर दिया है कि काम देना अलाउड नहीं और वो भी आगे से काम नहीं मांग सकती. टू वे लॉ के जो मैंने अभी बोला, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है? बॉस कैन नॉट नोइंगली आस्क हर टू वर्क. एंड विमेन ड्यूटी क्या है? द विमेन हरसेल्फ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. इस समय पर आपको काम करना भी अलाउड नहीं. Even before the baby is born, a pregnant woman has a right to request a shift in her duty if she asks employer. The employer cannot make her to do arduous nature work, long standing or health risk. 6 वीक तो हमने कंप्लीटली काम बोलना मना ही कर दिया है. उसके पहले अगर विमेन काम कर भी रही है तो उस समय पर उसके पास ये राइट है कि वो एम्प्लॉयर को ये बोल दे कि मैं कौन सा काम नहीं करूंगी. ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, जैसे कि कोई हैवी बॉक्सेस को लिफ्ट करना वगैरह, उसके अंदर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप मना कर सकते हैं और एम्प्लॉयर आपसे काम नहीं करवा पाएगा. या फिर ऐसा काम जिसके अंदर लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत है, वो काम के लिए भी आप मना कर सकते हैं. या ऐसा कोई सा भी काम जिसके बेबी के डेवलपमेंट में या मिसकैरेज में कोई दिक्कत, मिसकैरेज जिसकी वजह से हो सकता है, ऐसा कोई भी काम करने से आप मना उस समय पर कर सकते हैं. ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? This right is easy work does not last the whole pregnancy. क्या बोल रहे हैं कि जो easy work है ये भी आपको पूरी प्रेगनेंसी के समय करने की जरूरत नहीं. 1 month immediately before the 6 week period preceding her expected delivery. क्या बोल रहे हैं कि जो expected delivery date है, जो expected delivery date है उसके 1 महीने पहले, क्या बोल रहे हैं? 1 month immediately before the 6 week period. डिलीवरी के 6 वीक पहले और 1 महीने पहले आपको क्या नहीं करना है? काम करने से मना करना है. इजी वर्क भी नहीं करना है. इजी वर्क शुरू में करेंगे, फिर बाद में इतने समय का कंप्लीट रेस्ट, और जिस दिन चाइल्ड बर्थ होगा या मिसकैरेज होगा या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी उसके बाद भी 6 वीक तक कोई काम नहीं. ठीक. Any time during those final 6 weeks before delivery if she has not started yet officially. कोई काम की बात नहीं. ठीक है, यहां तक कोई समस्या? क्या सेक्शन नंबर 59 में कोई समस्या? सेक्शन नंबर 59 क्लियर है? क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 59? कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, कितना? 6 वीक तो काम करना ही नहीं है बाद में, और जिस दिन एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उसके भी 6 वीक प्लस 1 महीने तक कोई काम नहीं करना. इसके पहले जो काम कर रहे हैं वो भी कैसा काम करना है? इजी वर्क. ठीक है, कोई समस्या यहां तक? ठीक. सेक्शन नंबर 60. सेक्शन नंबर 60 इज द इनकम प्रोटेक्शन रूल फॉर द मदर्स. आपने बोल तो दिया कि 6 वीक बाद में काम नहीं करना, 6 वीक पहले काम नहीं करना और 1 महीने काम नहीं करना. मान ली वो बात तो हमने, पर उस समय पर पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बोल रहे हैं पैसा भी मिलेगा. इट इंश्योर दैट विमेन डज नॉट हैव टू चूज बिटवीन हर पे चेक एंड हर हेल्थ. आपको दोनों में से कोई एक चूज करने की जरूरत नहीं. द लॉ मेक एम्प्लॉयर लाइबल टू पे मैटरनिटी बेनिफिट विच इज इसेंशियली पेड लीव. जितना पैसा आप काम करने के लिए आते और आपको मिलता, उतना ही पैसा आपको कब मिलेगा? जब आप ऑफिस नहीं आएंगे तब भी. कोई 1 रुपए की भी कटौती उसके अंदर नहीं होगी. वेदर शी इज अ बायोलॉजिकल मदर or an adopting mother
or a commissioning mother, the law provide specific period rest. बायोलॉजिकल मदर के केस में जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसके केस में टाइम थोड़ा सा अलग है. एडॉप्टिंग मदर के केस में जो बेबी अडॉप्ट कर रही है उसके केस में थोड़ा सा टाइम अलग है. और सरोगेसी के थ्रू जो मदर्स बनती हैं उनके केस में थोड़ा सा टाइम जो है वो अलग है. पर छुट्टियां सभी लोगों को मिल रही है. अभी अपन पढ़ते हैं कैसे छुट्टी मिलेगी. क्या बोल रहे हैं? द 80 डे. हालांकि एक बात उन्होंने बोल दी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या ले रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट का, ये मैटरनिटी बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं, वहां पर आपको कम से कम कितने समय काम करना पड़ेगा? 80 डेज. उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कितने समय काम करना है? 80 डेज. तो ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा. ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने. क्या बोला मैंने? कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हैं वहां से आपको मैटरनिटी बेनिफिट कभी मिलेगा? जब कम से कम 80 दिन आपने उस जगह पर काम किया होगा तब. हाँ या ना? पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 80 दिन काम करना वहां पर पड़ेगा कम से कम. ठीक. हाउ मच, कितनी कितनी छुट्टियां सब लोगों को मिलेगी? शी एट द एवरेज डेली वेज. एवरेज डेली वेज इतना पैसा आपको मिलेगा, मतलब जितना रोज आप जा रहे थे काम करने के लिए उतना ही पैसा छुट्टी के समय पर भी मिलेगा. तो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या है? 26 वीक. कितना स्टैंडर्ड ड्यूरेशन? आप 26 वीक तक की छुट्टी मैटरनिटी बेनिफिट में ले सकते हैं. कितनी? 26 वीक. जिसमें से प्री डिलीवरी कितना है? मैक्सिमम 8 वीक्स कैन बी टेकन. डिलीवरी के पहले आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 8 वीक. और पोस्ट डिलीवरी कितना? रिमेनिंग 18. इसमें से 6 तो कंपलसरी है. अरे समझा तुम लोगों ने या नहीं? जिस दिन डिलीवरी होगी उसके पहले आप कितनी ले सकते हो? मैक्सिमम 8. मैक्सिमम कितने ले सकते हो? 8. तो बचा कितना? 18. 18 बाद में लोगे, जिसमें से 6 तो कंपलसरी है. विमेन चाहे तो आगे के 12 वीक छोड़ भी सकती है. अगर उसे ठीक लग रहा है तो वो काम करने आ सकती है. ऑल्दो आपके पास में राइट है कि आप पूरा 18 वीक भी बाद में ले सकते हैं. और ये पूरे 26 वीक पैसे मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना. ये 26 वीक में पैसे मिल रहे हैं. ठीक है. हालांकि ये जो 26 वीक का बेनिफिट है ये 2 बालक तक ही मिलते हैं. 2 चिल्ड्रंस. हम 2, हमारे कितने? 2. 2 से 3 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं. छुट्टी कितनी? 12. छुट्टी कितनी? 12. अब ऐसे तो बेचारे एम्प्लॉयर्स काम ही नहीं करवा पाएंगे ना किसी से. हाँ, आपका काम ही चलता रहेगा तो ये इधर कब काम होगा? तो क्या बोल दिया अपन ने कि भाई काम कितना, मतलब बालक कितने करना है आपको? 2. अरे यहां नहीं, अरे आपको मतलब वुमेन के बारे में बात कर रहा हूं भाई. तो कितने बालक करना है अपने को? सिर्फ 2. कितने करना है? 2. जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रोविजंस हैं. वहां भी जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं ना वो 2 बालक तक ही मिलते हैं. अरे हम 2, हमारे 2 की पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, तो सब जगह प्रमोट तो करनी पड़ेगी ना उनको. तो यहाँ भी क्या बोला कि बेनिफिट तो दे रहे हैं पर कितना? 2 बालक तक. तो 2 बालक तक तो कितना मिलेगा? 26. पर देख रहे हो इनकी दिलदारी, उसके बाद भी कितना दे रहे हैं? 12. कि तीसरे बालक से भी कितना मिलेगा? 12 वीक. बस ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया पर फिर भी छुट्टी तो आपको देंगे. तो 2 बालक अगर हैं आपके तो कितना मिल जाएगा आपको? स्टैंडर्ड 26 वीक. पर अगर तीसरा बालक हुआ तो ऐसे केस में रिड्यूस करके उसको कितना कर देंगे? 12. और उस 12 के अंदर भी क्या बोल दिया? 6 + 6. 6 प्री डिलीवरी और 6 पोस्ट डिलीवरी आपको मिलेगा. बोलो यहां तक कोई समस्या? ये कुछ स्पेशल केसेस. अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं बालक को या फिर आप सरोगेसी के थ्रू मदर बन रहे हैं तो ऐसे केस में अगर आपने 3 महीने से कम का बालक अडॉप्ट किया है, कितना? 3 महीने से कम का. इफ अ वुमन लीगली अडॉप्ट्स अ बेबी बिलो 3 मंथ ऑफ एज, तो ऐसे केस में आपको छुट्टी तो मिलेगी पर कितनी? 12. नेचुरल मदर को कितनी दे रहे हैं अपन? 26 की. पर अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो कितनी? 12. या फिर सरोगेसी के थ्रू मदर बन रहे हैं तो भी कितनी? 12. ठीक है. ये बालक आपने जो अडॉप्ट किया है वो 20 साल का बालक अडॉप्ट किया तो कोई छुट्टी मिलेगी क्या? नहीं. कितने तक में दे रहे हैं छुट्टी? 3 महीने. कितना? 3 महीने. ठीक है. बालक तो होगा ही से ना. बालक जब तुम सब लोग हो तो 20 साल वाला बालक क्यों नहीं होगा यार? ठीक है. देखो अभी हमने क्या पढ़ा? ड्यूरेशन कितना है? अरे सुनो तो, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन कितना है? 26. जिसमें क्या फॉलो होगा? 8 + 18. मैक्सिमम 8 और इधर मैक्सिमम 18. अडॉप्ट या कमीशनिंग मदर के केस में कितना हो जाएगा? 12 वीक. ये 12 वीक का समय अडॉप्ट करने के केस में या कमीशनिंग के केस में खत्म हो जाए, या स्टैंडर्ड खत्म हो जाए आपका कब? 26 वीक का,
या 2 से ज्यादा बालक हो जाएंगे तो 12 वाला समय खत्म होगा। वो समय खत्म होने के बावजूद भी अगर विमेन जो काम करती है वो काम वर्क फ्रॉम होम से किया जा सकता है, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी डिमांड कर सकती है और एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या बोले, इफ द नेचर ऑफ द वर्क अलाउ इट, the employer and the women can mutually agree to work from home arrangement after she has finished her initial maternity leave period। जो maternity leave का पीरियड था 26 या फिर 12, ये खत्म होने के बावजूद भी आप वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका काम अलाउ करता है तो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। फिर नहीं आओगे तो क्या, तो छुट्टी काउंट होगी, तो पैसा नहीं मिलेगा। एक बात अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दूं, ये जो 26 वीक की छुट्टियां चल रही है या फिर ये जो 12 वीक की छुट्टी चल रही है, इन सब छुट्टियों में आपको पैसा मिल रहा है। हाँ ध्यान रखना, आप घर पे हो, आराम कर रहे हो, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है उतना ही जितना आप काम करने जाते तब मिलता, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं। पर 26 के बाद आप वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हैं और वो वर्क फ्रॉम अगर नहीं मिल सकता तो फिर पैसा कटना चालू होगा। बराबर बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन? What if a tragedy occurs? The law is compassionate but precise। अगर मदर की डेथ हो जाती है, if the mother die during the leave period, the benefit is paid only up to the day of her death। अगर मदर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहां तक। सर्वाइवल ऑफ अ चाइल्ड, इफ अ मदर डाई ड्यूरिंग डिलीवरी but the child survive, the employer must pay the benefit for the entire period to the child guardian। मतलब 26 या फिर 12 का जो था वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा, चाइल्ड के गार्जियन को, अगर चाइल्ड सर्वाइव कर रहा है तो। डेथ ऑफ द चाइल्ड, if the child also passes away during that period, the benefit stop। also वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मदर और चाइल्ड दोनों जा रहे हैं। ठीक है, if the child also passes away during that period, the benefit stop on the day of child's death। a stillborn मतलब born dead is treated as a child। confinement बोलते हैं इसको, एक वर्ड है कंफाइनमेंट। कंफाइनमेंट का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, वो जिंदा हो या मरा हुआ, दोनों के केस में माना जाता है कि बर्थ हुआ है और मेटर्निटी बेनिफिट एज इट इज मिलता है। मतलब डिलीवरी अगर हो गई है, भले ही वो बॉन्डेड हुई है, तो भी ऐसे केस में आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? चलो एक काम करो, सेक्शन 60 तक रीड करो, 59 60 दो सेक्शन रीड करो। नहीं, वो डिपेंड करता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। म्यूचुअल टर्म्स में दोनों को हाँ करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर मना कर दे तो फिर ऐसे केस में आना पड़ेगा। इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। 59 में जो अपन ने बात करी पीरियड की, वो पूरा स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूडेड है। बोलू, हम्म, यहाँ पर बच्चा आया ही नहीं बाहर, सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि बच्चा आया ही नहीं बाहर। हाँ, पेट में ही मर गया, पेटस में ही मर गया, और यहाँ पे बच्चा बाहर आके फिर मर
ही मिलेगी छुट्टी, लेकिन इसमें 1 मंथ प्लस 6 वीक में तो ज़्यादा होता है 8 वीक से। नहीं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे अपन 8 पे। ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो होगा। क्या हुआ भैया? पढ़ लिया? टाइम पीरियड 59 वाला भूल जाओ। सुनो, टाइम पीरियड जो 59 में लिखा है ना उसको भूल जाओ। टाइम सिर्फ कौन सा ध्यान रखो, जो 60 में दिया हुआ है। और 60 में क्या दिया है? 26। 26 के अंदर क्या दिया है? 8 + 18। अदर केसेस में 12, दो से ज्यादा केसेस में भी 12। और अडॉप्शन के केस में ध्यान रखना है कि बच्चा बस कितना होना चाहिए, 3 महीने या उससे कम का। वो ऊपर जो दिया हुआ है ना 6 या फिर 1 मंथ प्लस 6 वीक, वो कंफ्यूजिंग है, उसको भूल जाओ। कौन सा फॉलो होगा? काट ही दो भले वो वाला। कौन सा फॉलो करना है अपने को? तो ये नीचे जो दिया हुआ ये वाला। टोटल 26, जिसमें से प्री कितना होगा 8 और पोस्ट कितना होगा 18। बस ये ध्यान रखो। बोलो, यहां तक कोई समस्या? क्या ये रीड कर लिया? 1 मिनट और, चलो। नहीं है? अरे है ही नहीं भाई, है ही नहीं इधर। मैं क्यों छुपाऊंगा यार, मैं क्यों छुपाऊंगा? चलो, सेक्शन नंबर 61 पढ़ लिया? यहां तक रीडिंग हो गई 60 तक। चलो, सेक्शन नंबर 61, कंटिन्यूएशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। अरे सुनो इधर, सिंपल सी बात है। अपन ने कल एक प्रोविजन पढ़ा था डबल डिपिंग का, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर एक बेनिफिट है तो वो किसी एक एक्ट के अंदर मिलेगा, आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अगर आपको बेनिफिट कहां मिल रहा है? ईएसआई के अंदर, तो कहां नहीं मिलेगा? मैटरनिटी बेनिफिट में। और अगर मैटरनिटी बेनिफिट में ले रहे हो तो कहां नहीं मिलेगा? ईएसआई के अंदर। दोनों में से कहीं एक जगह, दोनों जगह एलिजिबल हो तो वुमेन के पास राइट है कि वो कोई सा भी चूज कर सकती है। अगर एक जगह इन एलिजिबल है तो ऑटोमेटिकली आप कहां एलिजिबल हो जाओगे? दूसरे के लिए वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन यहां तक? बस यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है जितने मैंने बोला है, अंदर का मत पढ़ना। एक काम करो, जितना मैंने बोला है इतना लिख लो, मैं लिखवाता हूं। ये सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 61 थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है, लिखो साथ में। If a woman is eligible if a woman is eligible to get benefit under both ESI and maternity benefit, she should select one. Ineligibility in one does not automatically disqualifies her from another. एक जगह कहीं पर इनएलिजिबल हो गई तो उससे दूसरी जगह डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। ठीक है,
बोलो, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? क्लियर है यहां तक? लिख लिया ये? जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। चल, सेक्शन नंबर 62, नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट देयर ऑफ। अरे भाई, आपको क्या करना है? मैटरनिटी बेनिफिट का क्लेम लेना है तो एम्प्लॉयर को बताना तो पड़ेगा ना, उसको कैसे पता चलेगा यार? सेक्शन 62 इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट, while section 60 gave the right to the money, पैसा तो मिलेगा। सेक्शन 62 एक्सप्लेन करता है क्या? पेपर वर्क जो आपको करना पड़ेगा। इट एस्टेब्लिशेस अ फॉर्मल नोटिस सिस्टम सो एम्प्लॉयर कैन प्रिपेयर फॉर द विमेन्स एब्सेंस एंड अरेंज द फंड। क्योंकि आप उस समय पर काम करने नहीं आओगे तो एम्प्लॉयर को तो क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा आदमी अरेंज करना पड़ेगा काम करने के लिए, और आपको पैसा भी देना है तो वो पैसा भी अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप किसको बता दो? एम्प्लॉयर को बता दो। टू स्टार्ट अ प्रोसेस अ विमेन मस्ट गिव अ रिटर्न नोटिस टू हर एम्प्लॉयर। क्या करना पड़ेगा उसको? एक रिटर्न नोटिस अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। द नोटिस डज थ्री थिंग्स, नोटिस के अंदर तीन बातें। क्लेम, इट आस्क फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट एंड अदर ड्यूज, उसी को नोटिस में लिखना पड़ेगा कि मुझे कितना मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा और कितने दूसरे पैसे मिलेंगे। एक मेडिकल बोनस जैसा कुछ होता है, आगे चल करके पढ़ेंगे। 3500 रुपए का एक मेडिकल बोनस भी एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है, तो वो भी वुमेन इसके अंदर नोटिस के अंदर मांगेगी। वो साथ साथ में क्या भी बताएगी? नॉमिनी, इट स्पेसिफाई हु शुड रिसीव द मनी, हरसेल्फ और अ पर्सन शी नेम्स। हो सकता है वो खुद रिसीव करे, वो उसके हस्बैंड का नाम ले, किसी का भी नाम ले सकती है। एंड द प्रॉमिस, शी ऑफिशियली स्टेट, लिखेगी वो उसके अंदर, दैट शी विल नॉट वर्क इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट वाइल रिसीविंग दिस बेनिफिट। इस समय पर किसी और दूसरी जगह काम नहीं करेंगे। दिस प्रिवेंट डबल अर्निंग वाइल ऑन द पेड हेल्थ लीव। अगर पता चल गया कि डबल अर्निंग है तो हो सकता है आपका मैटरनिटी बेनिफिट कैंसिल कर दिया जाए बाद में, ठीक है? इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, एक अंडरटेकिंग साइन करके देनी पड़ेगी। नोटिस कब देना है? देखो स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, वाइल प्रेग्नेंट शी मस्ट स्टेट द डेट हर लीव स्टार्ट। उसको क्या बतानी चाहिए? डेट, जब प्रेग्नेंट हुई है उसी समय पर वो क्या बता दे कि किस समय पर वो छुट्टी पर जाएंगी, और वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 8 वीक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपन ने सेक्शन 60 में पढ़ लिया है कि 8 + 18 चल रहा है, तो आप 8 से ज्यादा की छुट्टी तो नहीं ले पाओगे। हालांकि 8 से पहले में आप क्या कर सकते हो? इजी वर्क आप बोल दोगे तो आपको इजी वर्क अलॉट कर दिया जाएगा, पर 8 वीक से पहले छुट्टी पर जाना अलाउड नहीं। तो आप अपने नोटिस के अंदर बता दो कि किस दिन से छुट्टी पर जाओगे, एंड ये तो स्टैंडर्ड है कि ऐसा आपको करना चाहिए। पर अगर कोई इमरजेंसी है, इफ शी कुड नॉट गिव नोटिस वाइल प्रेग्नेंट, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है? आफ्टर डिलीवरी भी बताएगी तो कोई समस्या नहीं। वैसे तो क्या बोल रहे कि कब बता दो? पहले ही बता दो, पर पहले नहीं बताया तो कोई समस्या नहीं, बाद में भी बता दो चलेगा, ठीक? द लॉ स्प्लिट द पेमेंट टू मैच द मदर्स नीड। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा है ये आपको कब मिलेगा? तो क्या बोल रहे हैं? फॉर द पीरियड बिफोर डिलीवरी द एम्प्लॉयर पे द अमाउंट इन एडवांस वन शी प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही वो प्रेगनेंसी का नोटिस देगी, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच करेगी, वैसे ही वो जो 8 वीक का पैसा है शुरू वाला, वो तो उसको उसी समय दे दिया जाएगा। जिस दिन वो नोटिस देगी या जिस दिन उसकी छुट्टियां चालू होगी, उसी दिन वो पूरा का पूरा पैसा उसे दे दिया जाएगा। फॉर द पीरियड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी कितना है भैया? 18 वीक्स, या फिर 18 तो मैक्सिमम है, आप चाहें तो कम भी ले सकते हो। तो जितना आप ले रहे हो, एम्प्लॉयर मस्ट पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन 48 आवर्स ऑफ हर प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ चाइल्ड बर्थ। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा उसके 48 घंटों के अंदर अंदर आपको बचा हुआ जो पोस्ट मैटरनिटी बेनिफिट है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो प्री, अरे चाय के ऊपर नजर है तुम लोगों की, हैं? वो जो प्री वाला पैसा है वो तो आपको कभी दे देंगे? नोटिस के टाइम पे। कब दे देंगे? नोटिस के टाइम पे। और पोस्ट वाला कब देंगे? चाइल्ड बर्थ के 48 आवर्स के अंदर। ध्यान रखना है 26 वीक का जो पीरियड चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हर महीने पैसा मिलेगा आपको। पैसा एडवांस में ही मिल रहा है। प्री वाला तो कभी मिल रहा है? जिस दिन डिलीवरी होगी
वो 8 वीक पहले वाला पैसा तो जिस दिन छुट्टी लोगे उसी दिन मिल जाएगा, और बचा हुआ कब, चाइल्ड बर्थ के 48 आवर्स के अंदर अंदर। क्यों ऐसा मानते हुए कि उस पैसे की जरूरत किसको होगी, मदर को, उस पैसे की जरूरत उस समय पर पड़ेगी, तो अपन पैसा पहले ही एडवांस में ही दिलवा देते हैं, एडवांस एंड फाइनल। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिखा देखो, व्हाट इफ अ वुमन इज अनअवेयर ऑफ द लॉ और इज इन इमरजेंसी एंड फेल टू गिव द फॉर्मल रिटर्न नोटिस, तो क्या बोल रहे हैं, शी डज नॉट लूज हर बेनिफिट जस्ट बिकॉज शी मिस द पेपर वर्क, कोई चिंता वाली बात नहीं, पूरा पैसा सलामत है। एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कैन स्टेप इन एंड ऑर्डर द एम्प्लॉयर टू पे द अमाउंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ये टेक्निकल एरर की वजह से पैसा लूज होगा क्या, नहीं, पैसा तो वैसा का वैसा आपको बराबर मिलेगा। बोलो कोई समस्या यहां तक। आपको पता है मैटरनिटी बेनिफिट का एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, पिछले 5 अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट में एक नए क्वेश्चन तो आता ही है, ग्रेचुइटी का कभी आए ना आए, पर ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो, और मोस्टली कॉन्सेप्ट को आता है बेनिफिट वाला ही आता है कि बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या, बोलो यहां तक कोई समस्या। सेक्शन नंबर 63, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ वुमेन। ऑलरेडी हालांकि अपन इसके बारे में अपन पढ़ चुके, वही बात थोड़ी सी डिटेल में दी हुई है। There are two main scenarios covered. Well, ये पढ़ लेते पहले। Succession rule. It ensures that maternity benefit is not cancelled just because the women passed away. Women के पास हो जाने की वजह से ये जो पैसा है वो रुकेगा नहीं। Since this money is a right, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। This money is a right she earned. The employer cannot keep it. क्योंकि पैसा किसका है, वुमेन का, वुमेन के मर जाने से पैसा कम हो जाएगा क्या, नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। इफ ए वुमेन डाई बिफोर शी कुड रिसीव हर पेमेंट, द एम्प्लॉयर मस्ट ट्रीट दैट मनी एज अ डेट। मान लो कि ये गई आपकी लाइबिलिटी, और ये आपको किसको पे करना पड़ेगा, हर स्टेट मतलब उसके फैमिली वालों को आपको पैसा पहुंचाना पड़ेगा। पे टू द पर्सन शी ट्रस्टेड, नॉमिनी बनाया होगा ना, उसको पैसा दे देना। दो मेन सिनेरियो हो सकते हैं, पहला pending payment, the woman was entitled to the benefit but she died before the employer actually handed over the cash, तो ऐसे केस में पैसा देना पड़ेगा। और as we saw in section 60, if women died during or immediately after delivery but leaves a living child behind, the employer is liable for the entire period of benefit। पैसा तो पूरा का पूरा आपको पे करना ही पड़ेगा, हाँ या ना। बोलो इसके अंदर कोई समस्या। पेंडिंग पेमेंट वाला ये बोल रहे हैं कि विमेन तो जिंदा है अभी और पैसा इंटाइटलमेंट भी हो चुका था, बट शी डाइड बिफोर द एम्प्लॉयर एक्चुअली हैंडेड ओवर, पैसा दिया नहीं था, उसने नोटिस भी फाइल कर दिया, कितना पैसा मिलेगा ये लिख करके भी दे दिया, पर वुमेन ने अभी पैसा, वुमेन को अभी पैसा मिला नहीं था और उसके पहले उसकी डेथ हो गई, तो पैसा किसको मिल जाएगा, उसके लीगल हायर या फिर नॉमिनी या फिर फैमिली में किसी को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इस चैप्टर का नाम सोशल सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि हम सोसाइटी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, ताकि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, उनके साथ में कुछ भी गलत ना हो, हाँ या ना। हु गेट्स द मनी, नॉमिनी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलेगा। यहां तक कोई समस्या। एक छोटा सा सेक्शन और पढ़ा रहा हूं बस 64, फिर रीड करना। सेक्शन 64 क्या बोलता है कि देखो वो जो पैसा दे रहे हैं 26 वीक का 8 और 18, वो पेड लीव्स का पैसा तो देना ही है, साथ साथ में क्या बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय पर मेडिकल बेनिफिट भी देना पड़ेगा। मतलब या तो उसकी वो जो डिलीवरी है वो आप आपके ही किसी हॉस्पिटल में करवाओ, आपके यहाँ पर कोई इंतजाम हो तो, और अगर वो नहीं हो, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रही है, तो आप उसको मेडिकल बोनस दो। और मेडिकल बोनस कितना है इस समय पर फिक्स, 3,500 रुपए। कितना है, 3,500 रुपए। बहुत कम है ये प्रैक्टिकल अमाउंट से, पर फिर भी इतना, वैसे वो पैसा दिलवा रहे हैं तुमको ऑलरेडी, इन्हीं सब चीजों के लिए बहुत सारा पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, पर ये एक एडिशनल पैसा है मेडिकल बेनिफिट का, जो क्या बोल रहे हैं कि या तो जैसे अगर हॉस्पिटल से मान लो, तो हॉस्पिटल में भी विमेन्स काम करती है, तो उनकी डिलीवरी तो उसी हॉस्पिटल में हो जाएगी जहां वो काम करते हैं, तो उनका कोई नया खर्चा नहीं होगा, तो कोई समस्या नहीं, आप वो मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर लो, मेडिकल बोनस पे करने की जरूरत नहीं। पर अगर वो कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ऐसे केस में वो वुमेन कहीं और जाकर के डिलीवरी करवाएगी किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पर वैसे तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, पर आप तो सिर्फ कितना ही दे दो, 3,500 रुपए का एक मेडिकल बोनस। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो जो पेड लीव्स मिल रही है उसके अलावा बेनिफिट क्या है, मेडिकल बोनस 3,500 रुपीज का। ये भी विमेन को अपने नोटिस के अंदर लिखना पड़ता है कि ये 3,500 भी मुझे मिलेंगे, बराबर। तो ये बात लिखी यहां पर, इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ फुल प्रीनेटल confinement and postnatal care at no cost, they do not have to pay the bonus। अगर एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, चाइल्ड बर्थ होने के पहले
डिलीवरी के समय पे और डिलीवरी के बाद का जो मेडिकल केयर है वो पूरा कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो आपको कोई अलग से बोनस पे करने की जरूरत नहीं। पर अगर एम्प्लॉयर ये सब कुछ नहीं कर रहा तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है, मेडिकल बोनस। और करेंटली मेडिकल बोनस कितना है, 3,500 रुपीज। और गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस पैसे को कभी भी बढ़ा सकती है। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 64 तक पढ़ो। एसी चालू कर दें, है ही नहीं रिमोट, कोई बंद बंद नहीं हो रही। मॉनिटर को लगाओ फोन, तुम्हारे पास नंबर हो तो, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो मेरे को तो नाम भी याद नहीं उसका। पढ़ो भाई पढ़ो, चलो पढ़ो तुम तो। चलो रीड करो भाई, रीड करो यार, क्या देख रहे हो तुम लोग इधर उधर। चलो रीड करो यार। इतना ठंडा माहौल तो हुआ नहीं वैसे अभी तक यार। बंद हो गई कि नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ क्या। चलो ठीक है, खुश रहो यार, चलो पढ़ो पढ़ो। हेलो, बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। हाँ, तो खर्च करना है ईपीएफ में, ईएसआई के अंदर, बेनिफिट एम्प्लॉयर, इसीलिए वो लिमिट डिसाइड करता है कि अगर 5-10 करोड़ भी काम करते हैं तो एलिजिबिलिटी आ जाएगी, फिर तो करना पड़ेगा। जैसे ईपीएफ पर ने पढ़ा 20 में आ रहा है, ईएसआई 10 में आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसी लिमिट है, बता रहा हूँ। इसके बाद कहाँ से आ रहा है, कमाने को, ये कोडिंग किसका है, कोडिंग किस चीज का है, सोशल सिक्योरिटी कोड, समाज से पैसा कमा रहे हो, समाज में बांटो। 10 10 लोग, ग्रेजुएटी और मिडिल बेनिफिट में 10, दोनों, कि अगर 10 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो ये एप्लीकेबल है।
पढ़ लिया या पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? 2 मिनट और। पढ़ो भाई पढ़ो। चलो सेक्शन नंबर 65। चलो सेक्शन नंबर 65 पढ़ेंगे। लीव फॉर मिसकैरेज, क्या बोलते हैं इसको यार, जो भी बोलते हो, ट्यूबेक्टोमी, क्या बोलते हैं इसको? सही बोल रहा हूं मैं? ट्यूबेक्टोमी यही बोलते हैं, ठीक है। एंड इलनेस, इन सब में आपको छुट्टी उट्टी का क्या प्रोविजन यार? तो बोल रहे थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखो। अरे सुनो इधर ध्यान से सुनो। इफ ए विमेन सफर अ मिसकैरेज और अंडरगोज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ऐसे केस में उसको कितनी छुट्टी मिलती है? 6 वीक्स ऑफ द पेड लीव। दिस मैचेस, क्या हुआ? दिस मैचेस द मैंडेटरी रेस्ट पीरियड एज वी सॉ इन द सेक्शन 59। अपन ने पढ़ा था ना कि पोस्ट 6 वीक तो मिलेगा ही, सही कंपलसरी था, तो वो 6 वीक तो अपन दे ही रहे मिसकैरेज होने के बावजूद भी, ठीक। क्यों दे रहे भाई? गोल क्या है कि भले ही चाइल्ड बर्थ ना हुआ फिर भी उसे क्या जरूरत है? रेस्ट की जरूरत है, तो अपन उतना रेस्ट उसको उस समय पर देंगे। हालांकि उसे क्या प्रूफ देना पड़ेगा? मेडिकल प्रूफ। तो मेडिकल प्रूफ तो बहुत आसानी से मिल जाएगा ना, डॉक्टर की रिपोर्ट इस केस में मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं। ट्यूबेक्टोमी, जब फैमिली प्लानिंग की जाती है, अ विमेन ऑप्टिंग फॉर अ ट्यूबेक्टोमी अ परमानेंट फैमिली प्लानिंग सर्जरी, तो ऐसे केस में भी छुट्टी मिल रही है, देखो कितनी, 2 वीक्स ऑफ द पेड लीव, 2 सप्ताह की छुट्टी मिल रही है। और ये क्यों दे रहे हैं? इसलिए ताकि प्लान्ड सर्जरी के केस में भी एक डेडिकेटेड रिकवरी विंडो मिले। दिस लीव स्टार्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ द ऑपरेशन, और उसके बाद चलती है कितने समय तक? 2 वीक तक। फिर बोल रहे हैं कि अगर 26 वीक्स की छुट्टी लेने के बावजूद भी आप अगर बीमार हैं, इलनेस है, तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिल सकती है। सम टाइम प्रेगनेंसी और डिलीवरी लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन, पोस्टमार्टम, डिप्रेशन या सर्जिकल इश्यू, तो ऐसे केस में ये 26 वीक में शायद सही ना हो, तो ऐसे केस में विमेन कैन क्लेम अप टू 1 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा पेड लीव, 1 महीने की और एक्स्ट्रा लीव मिल सकती है इफ शी सफर्स फ्रॉम एन इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीमैच्योर बर्थ, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि उसे क्या करना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा उसे? मेडिकल प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ या ना? आप डॉक्टर से लिखवाने गए और डॉक्टर ने अगर ऐसा बोल दिया कि इस समय पर वर्क फ्रॉम हो सकता है, इलनेस है पर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो एम्प्लॉयर आपको छुट्टी ना दे करके क्या भी बोल सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा। तो पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मेडिकल प्रूफ के ऊपर। तो लॉ जितनी कोशिश कर सकता है, लॉ आपको उतना ज्यादा रेस्ट पीरियड और छुट्टी देने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 66 अब हुआ थोड़ा सा हार्ड टाइम चालू, अब वापस से मैडम को कहा आना पड़ेगा काम करने। नर्सिंग ब्रेक की बात होगी अब यहाँ पर कि वो 26 वीक वाला जो पीरियड था वो खत्म हुआ, 1 महीने की और छुट्टी आपको लेनी थी, वो भी आपने ली, अब तो फाइनली आ जाओ। तो अब मैडम वापस काम करने जा रही है। एवरी वीमेन हु रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर डिलीवरी, लो भाई आराम से छुट्टी उट्टी लेके आए अपन। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब काम करने आओगे तो दिन में क्या मिलेंगे आपको? 2 ब्रेक, ताकि आप क्या कर पाओ? अपने बालक को जाकर के देख पाओ। और ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक क्या है? एक्स्ट्रा। अरे कंपनी सभी लोगों को 1 आधे घंटे का ब्रेक और 2 15-15 मिनट के ब्रेक देती है, तो वो तो आपको भी मिलेंगे ही सही।
उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, 2 नर्सिंग ब्रेक अलग। ये देखो, अगर 30 मिनट का लंच ब्रेक है तो वो तो मिलेगा ही सही, उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस ब्रेक इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ब्रेक कितने समय का होगा, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का, वो कौन बताती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। ऑफ कोर्स 30 मिनट से ज्यादा होगा ही नहीं, हाँ, इससे कम ही होगा। काम कब करवाएंगे, जब पूरे समय मैडम छुट्टी पे रहेंगी तो। एज लिमिट, और ये जो नर्सिंग ब्रेक है ये कब तक देते हैं, जब तक आपका बालक 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक। उससे बड़े बालक को छुट्टी, उससे बड़े बालक के केस में छुट्टी नहीं मिलेगी। द एम्प्लॉयर ड्यूटी टू प्रोवाइड दिस स्पेशल ब्रेक इज नॉट परमानेंट। पता चल रहा है बालक कितना हो गया अपना, 20-22 साल का, और मैडम नर्सिंग ब्रेक ले रहे 15-15 मिनट ब्रेक के। क्या बोला अपन ने कि भाई ये कोई परमानेंट नहीं, ये ब्रेक जो है वो कम समय तक मिलते हैं, जब तक बालक कितना नहीं हो जाता, 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक। देखो लॉजिक भी लिखा है, this cover the most critical phase of an infant nutrition and transition to solid foods, allowing the mother to maintain her professional life without neglecting the baby's health। ये ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो ब्रेक है वो दिया जाता है। सेक्शन 67 क्रैश फैसिलिटी, मतलब क्या, बच्चों के खेलने मिलने की वहां पर सुविधा होनी चाहिए, बिल्कुल खिलौने विलौने रखेंगे अपन, ऐसा एक रूम बनाएंगे। हालांकि ये रूल सबके केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। दिस रूल इज अप्लीकेबल विद 50 और मोर एम्प्लॉइज। जब कितने लोग काम करते हो, 50 या 50 से ज्यादा, तो ऐसे केस में क्या प्रोवाइड की जाती है, क्रैश फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जाती है। और क्रैश फैसिलिटी ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, जहां विमेन काम कर रही है वहीं पास में, ताकि वो जा करके वहां पर उसे देख पाए। द क्रैश मस्ट बी विद इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, गवर्नमेंट बताएगी कितना, इट शुड नॉट बी सो फार दैट मदर स्पेंड्स हर होल ब्रेक ट्रेवलिंग। पता चल रहा है कि अपन उसको नर्सिंग ब्रेक कितना दे रहे हैं, 30 मिनट का, जिसमें उसको बच्चे को देखने में जाने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट, और आने में कितना, 15। तो इतनी दूर वो ब्रेक, इतनी दूर वो क्रैश रूम जो है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नोटिस द लॉ, लो भाई इस लॉ को नोटिस करने का बोल रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 50 एम्प्लॉइज नॉट 50 विमेन। दिस मींस इवन इफ एन ऑफिस हैज 45 men and 5 men, they are still must provide a crash। अगर ये 5 विमेन नहीं भी होगी ना तो भी करना पड़ेगा, 50 के 50 आदमी है तो भी झूला घर है भाई, वहां पे आराम से लोग जा रहे हैं और खेल रहे हैं। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, 50 एम्प्लॉइज नॉट 50 विमेन, एक भी नहीं हुई तो भी। जैसे अपन ने आईसीसी एलसीसी में पढ़ा था ना कि विमेन नहीं होगी तो भी अपने को क्या बनाना है, आईसीसी, आपस में ही अपने को थोड़ा व्यवहार बना करके रखना एक दूसरे से दूर, ठीक है। द लॉ गिव्स अ नर्सिंग मदर द राइट टू चेक। लो भाई क्या बोल रहे हैं, आपको नर्सिंग ब्रेक मिल रहे हैं ना, उस नर्सिंग ब्रेक के अंदर आप जाकर के क्या कर सकते हैं, बालक को देख सकते हैं। द लॉ गिव्स अ नर्सिंग मदर अ राइट टू चेक ऑन हर चाइल्ड थ्रू आउट द डे। फ्रीक्वेंसी, एम्प्लॉयर मस्ट अलाउ 4 विजिट्स अ डे। क्रैश ब्रेक कितने मिल रहे हैं, 5। हालांकि चिंता मत करो ये अलग से नहीं मिल रहे, दिस 4 विजिट्स इंक्लूड द रेगुलर इंटरवल फॉर द रेस्ट। जो दूसरी छुट्टी मिल रही है ना आपको, नर्सिंग ब्रेक और नॉर्मल ब्रेक उसी के अंदर ही है। पर फिर भी जाना कितनी बारी है, 4 बार। वहां पर बच्चे के पास जाना कितनी बारी, दिन में 4 बार। These visits work in harmony with the 2 nursing break we saw in the section number 66। बोलो यहां तक कोई समस्या। फिर बोल रहे हैं कि ये क्रैश रूम कैसे प्रोवाइड करना है, तो जैसे मान लो पीतमपुर है, अब पीतमपुर में बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री है, तो हर फैक्ट्री जरूरी नहीं कि अपना अलग अलग क्या बनाए, क्रैश रूम। कुछ फैक्ट्रीज मिल करके, कुछ इंडस्ट्री मिल करके क्या कर सकती है, शेयर्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बोलो यहां तक कोई समस्या, इसके अंदर कोई समस्या। चलो सेक्शन 67 तक रीड करो फटाफट से, कि 2 ही सेक्शन हुए ना, रीड करो फटाफट, 3 सेक्शन 3 मिनट, जल्दी रीड करो।
देखो भाई, नर्सिंग ब्रेक 2 मिल रहे हैं, वहां पर वर्ड यूज है ब्रेक, और क्रैश के अंदर लिखा हुआ है 4 विजिट्स पर डे, मतलब 4 बार जाना अलाउड है। वो 4 अलग से ब्रेक नहीं है, हाँ, क्रैश ब्रेक नहीं मिल रहे हैं, वो तो सिर्फ जाना अलाउड है कि वो क्रैश फैसिलिटी में मदर कितनी बार जा सकती है दिन में, सिर्फ 4 बार। वो 4 बार वो कैसे जाएगी, 2 बार क्रैश के जो ब्रेक, 2 बार जो नर्सिंग ब्रेक मिल रहे हैं वो, इसके अलावा 1 बार जो स्टैंडर्ड ब्रेक मिल रहा है वो, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एक और ब्रेक मिलता हो तो उस समय पे, या फिर एक ब्रेक मिलेगा सिर्फ एक्स्ट्रा, कितना, एक, जिसके अंदर वो क्रैश में विजिट कर सकते हैं। ऐसे तो काम ही कब करवाएंगे ना, आधे घंटे नॉर्मल ब्रेक हो गया, 2 15-15 मिनट के ब्रेक हो गए, तो 1 घंटा ऐसे चला गया, 2 ब्रेक ये ले लो क्रैश ब्रेक, नर्सिंग ब्रेक ले लो तो 2 घंटे ये हो गए, 2 और अलग से ले लो क्रैश के, तो ऐसे 4-5 घंटे तो काम ही मत करवाओ। और ऐसा कब तक करो, 15 महीने तक, तो कंगाली कर दो, ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही करवा दो। हाँ, नहीं कर सकते ना, हाँ, काम नहीं कर रहे तो भी पैसा देना है। समाज को सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉयर की। नहीं, आप किसी दूसरे को अपॉइंट करना चाहते हो तो कर लो, पर जैसे ही 26 का टाइम खत्म होगा, मैडम वापस काम करने आएगी, आप मना नहीं कर सकते कि नौकरी गई, हाँ, तो बात अलग है, तो कोई समस्या नहीं, जॉब सिक्योरिटी रहती है, आगे चल के सेक्शन आएगा। क्या बच्चा, नहीं, उसकी कोई छुट्टी नहीं। अरे, पाल थोड़ी रहा है एम्प्लॉयर बच्चे को, क्या जीवन भर पालेगा क्या वो? द ओनली पर्पस, द ओनली पर्पस क्या था कि विमेन को सफिशिएंट रेस्ट मिले, हम वो रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बस। बाकी फिर कुछ अलग हो तो तुम देख लेना तुम्हारा। सेक्शन नंबर 68, डिसमिसल फॉर द एब्सेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो तुम बोल रहे थे भाई, जॉब सिक्योरिटी, अरे सुनो इधर, द लॉ क्रिएट्स अ नो फायर जोन ड्यूरिंग द विमेन्स एब्सेंस। वो छुट्टी पर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे नौकरी से निकाल देंगे कि तुम तो 26 वीक का पैसे ले लो और कल से मत आना, जॉब सिक्योरिटी है। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट फायर हर ड्यूरिंग और बिकॉज ऑफ हर मैटरनिटी एब्सेंस, मैटरनिटी एब्सेंस की वजह से आप किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट गिव अ नोटिस ऑफ डिसमिसल दैट एक्सपायर व्हाइल शी इज ऑन लीव, मतलब मान लो विमेन का 1 महीने का क्या बचा है, मैटरनिटी बेनिफिट, और आज आप उसको नोटिस दे दो कि तुमको 1 महीने बाद से नौकरी पर नहीं आना है, तो ये नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। पहले उसे आने दो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, निकालने का नोटिस दे सकते हो, पर तब भी क्या लग जाएगा, रिट्रेंचमेंट अलावेंस। तो रिट्रेंचमेंट अलावेंस मिलेगा नौकरी से निकाल रहे हो तो, या तो रीजन बताओ कि क्यों निकाल रहे हो, बराबर। द एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज हर वर्क कंडीशन, साथ ही साथ उसको क्या नहीं कर सकते, वर्क कंडीशन भी चेंज नहीं कर सकते कि उसे कोई बहुत दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, उसकी सीनियोरिटी रिड्यूस कर दी, ऐसा भी कुछ भी अपने को नहीं करना है जिस समय पर वो छुट्टी पर है उस टाइम पर। What if an employer tried to be smart and fires a woman before she goes on leave just to save the money? मैडम छुट्टी पर जाने वाली, उसके जस्ट पहले उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। Even if she is fired during pregnancy, if she would have been entitled to maternity benefit or a medical bonus, the employer must still pay to this benefit. Firing her does not cancel her check. पैसा तो आपको फिर भी मिलेगा अगर वो एलिजिबल है, और मेडिकल बेनिफिट के जस्ट पहले आपने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, तो भी पैसा उसको पूरा मिलेगा। वो कंप्लेन फाइल कर देगी कहां पर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास, और वो आकर के क्लेम को फिर दिलवाएगा। There is only one crack in the shield if a woman commit a gross misconduct. कुछ बहुत ज्यादा गलत कौन कर दे, women, like theft, चोरी, फिजिकल वायलेंस, मैनेजर को मारा, या फिर फ्रॉड, तो फिर एम्प्लॉयर क्या नहीं कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। और अगर इन ग्राउंड्स पे एम्प्लॉयर ने निकाला तो फिर मैटरनिटी बेनिफिट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इन सच अ केस एम्प्लॉयर कैन ऑफिशियली डिप्राइव हर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, तो फिर मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। If a woman feels she has been unfairly fired or deprived of her benefits, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के पास 60 डेज के अंदर अंदर। और फिर कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी विल इन्वेस्टिगेट, और उसके डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई समस्या इसके अंदर।
Section number 69, no deduction of wages in certain cases. Section number 69 is the financial integrity rule. It acts as a financial seal on all the protection we have discussed. The law realizes that employer might try to recover the cost of giving women easier work or extra break by cutting her salary. क्या सैलरी कम कर सकते हैं क्या? नहीं. द सेक्शन सेज absolutely not. It ensures that women's paycheck remain exactly same even if her duty change for her health or she take time out of her shift to feed her baby. अगर वो कोई नर्सिंग ब्रेक ले रही है, क्रैश ब्रेक ले रही है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो इजी वर्क किया था उसकी वजह से उसकी सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं आ सकता. आप इन कारणों की वजह से उसकी सैलरी रिड्यूस नहीं कर सकते. If a woman is moved from heavy duty role to a light duty role for her safety, employer cannot reduce her wage. 59 में अपन ने पढ़ा था कि उसके पास राइट है कि वो 8 वीक से पहले भी क्या कर सकती है, इजी वर्क. तो इजी वर्क की वजह से सैलरी कम नहीं की जाएगी. शी मस्ट बी पेड हर नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेज इवन इफ द न्यू लाइटर टास्क यूजुअली पेस लेस इन दैट फैक्ट्री. हो सकता है आप जब वापस काम करने आए 26 वीक बाद, तब आपको थोड़े समय के लिए क्या दिया जाए, कम काम दिया जाए. भले ही उस कम काम के फैक्ट्री में कम पैसे मिलते हो, आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पहले आपको मिलते थे. ठीक. In section 66 we saw that a mother is entitled to 2 extra break to nurse her child. कितने छुट्टी मिल रही है? 2 नर्सिंग ब्रेक until it is 15 month old. These break are considered part of her working hour. उसमें तो कोई समस्या नहीं. The employer cannot treat this as an unpaid time off. They cannot deduct even a single rupee from her daily wage for the time she spent at the crash or nursing her child. वो जो नर्सिंग ब्रेक में जा रही है वो कोई छुट्टी वाला टाइम नहीं, उसके लिए आप 1 घंटे की उसकी सैलरी काट सकते हैं क्या? नहीं, वो तो पेड माना जाएगा. कब तक मान रहे हैं? 15 महीने तक का, जब तक बालक नहीं हो जाता तब तक. बोलो कोई समस्या यहां तक? चलो सेक्शन नंबर 69 तक रीड करो फटाफट. रीड करो भाई, रीड करो.
पढ़ लिया? कहाँ बड़े बड़े? चैप्टर 22 तो अभी तो हो गया होगा इतनी देर में तुम्हारा, बाकी 3 तो पढ़ने पड़ेंगे ना भाई। चल पढ़ लिया भाई, यहां तक रीड कर लिया? यहां तक रीड कर लिया? चल सेक्शन नंबर 70 फॉर फीचर ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट। Section number 70 is the loyalty and recovery rule. The entire purpose of the maternity benefit is to provide a woman with a paid rest period so her body can recover and she can bond with her child. However, if a woman uses this rest time to go and work for another employer for extra money, she is defeating the purpose of the law. This section says if you work for pay elsewhere during your maternity leave, you lose your right to the maternity benefit. क्या बोल रहे हैं भाई कि पैसा क्यों दे रहे हैं? ताकि आप रेस्ट कर पाए और अपने बच्चे के साथ जेलअप कर पाए, उस समय पर बॉन्ड बना पाए, हाँ या ना? पर अगर आप उस समय पर क्या कर रहे हो? काम, तो ऐसे केस में जब काम कर ही रहे हो तो फिर हम तुमको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देंगे। द एम्प्लॉयर इज पेइंग योर फुल सैलरी नॉट टू वर्क। इफ अ वुमन टेक द बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर ए एंड साइमल्टेनियसली वर्क फॉर एम्प्लॉयर बी, she is double dipping. Double dipping मतलब दो जगह से बेनिफिट लेना। if she is caught working for pay, she shall not be entitled to receive the maternity benefit for the duration of that extra work. जिस समय आपने काम किया उस समय पर आपको पैसा पे नहीं किया जाएगा। बोलो हाँ या ना? if she is caught working for pay, she shall not be entitled to receive the money. Section number 71, duty of the employer. It recognizes that law is only useful if the people it protect actually know about it. अरे ये रूल तो तभी काम आएगा ना जब लोगों को इसके बारे में पता होगा। इन अ बिजी फैक्ट्री इन अ पीतमपुर और अ लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस, अ वुमेन माइट नॉट हैव अ लॉ बुक इन हर हैंड। सब वुमेन्स को थोड़ी पता है कि क्या कानून है। दिस सेक्शन शिफ्ट द बर्डन ऑफ लीगल अवेयरनेस टू द एम्प्लॉयर। लीगल अवेयरनेस फैलाने का काम किसका है भैया? एम्प्लॉयर का। तो क्या बोला? employer does not have to paste the entire 100 page social security code on the wall. ये पूरे 80 पेज की पीडीएफ अपनी प्रिंट करा के नहीं लिखनी है। क्या करना है? सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड के मैटरनिटी बेनिफिट की क्या बना लो? समरी। और ये समरी बना करके क्या कर दो? चिपका दो, ताकि लोगों को पता हो कि मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है, छुट्टी कितनी मिलती है, नर्सिंग ब्रेक कितने होते हैं, मेडिकल बोनस कितना मिलता है और डिसमिसल के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है। ये सब बातें विमेन को पता होनी चाहिए और बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की। ये जो बात आप लिखो ये कौन सी भाषा में लिखना है? इंग्लिश, और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज, जाके वहां के लोग उसको समझ पाए, हाँ या ना? और क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉयर कैन नॉट हाइड द नोटिस इन अ डार्क कॉर्नर और इनसाइड अ लॉक्ड कबर्ड। सब लोगों को दिखना चाहिए, कॉन्स्पिशियस प्लेस होनी चाहिए जो कैसी हो? हाईली विजिबल एंड इजीली रीचेबल, ताकि सभी लोग उसे पढ़ पाए और समझ पाए, हाँ या ना? बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? सेक्शन नंबर 72, पावर ऑफ अ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर टू डायरेक्ट पेमेंट। Even with all the right we have discussed, some employer might still refuse to pay or might illegally fire a woman. अरे किताब में लिखी हुई बात तो अच्छी लगती है पढ़ने में, पर रियल लाइफ में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, इसमें तो दिक्कत आ सकती है। तो दिस सेक्शन क्रिएट अ फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट सिस्टम। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रेगुलर सिविल कोर्ट, अ वुमन कैन गो डायरेक्टली टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। डायरेक्टली कंप्लेन कहां फाइल करो? इंस्पेक्टर के पास में। क्या बोल रहे हैं? The door is open for women herself if a women's maternity benefit, medical bonus or other amount is withheld. Withheld का मतलब रोक लेना, उसे पैसा नहीं मिल रहा है और women pass away हो गई, तो उसका नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जा सकता है? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास। और वो क्या करेंगे? इंक्वायरी। दे विल कंडक्ट अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। और अगर पता चला कि पैसे को गलत तरीके से रोका गया तो वो क्या करेंगे? एक रिटर्न ऑर्डर इशू करेंगे और क्या बोलेंगे कि पैसा तो पे करना पड़ेगा, एंड देन फिर इसको पैसा पे करना पड़ेगा। द लॉ इंश्योर फेयरनेस फॉर द एम्प्लॉयर टू। पर अगर एम्प्लॉयर को लग रहा है कि इंस्पेक्टर ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है और यहां पर विमेन को पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो वो भी क्या कर सकता है? अपील फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर अंदर। कहां पर? अथॉरिटी के पास। और अथॉरिटी के डिसीजन को फाइनल माना जाएगा, हाँ या ना?
चलिए रीड करो भाई ये वाले सेक्शन 72 तक फटाफट से। बात मत करो। पढ़ लिया? बोलो भाई यहां तक कोई समस्या? सेक्शन नंबर 72 तक किसी को कोई दिक्कत? डन। सेक्शन नंबर 73 तो यहां पर अपना क्या भी खत्म हो चुका है, मैटरनिटी बेनिफिट भी खत्म हो चुका है।
आप ऐसा मान सकते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं तक के पोर्शन से आएगा जो अभी अपन ने पढ़ लिया है। आगे के जो पोर्शन है ये अपन पढ़ रहे हैं, पर ये एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम के लिए एक लास्ट वाला चैप्टर वापस इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी फंड, वो जब आएगा तब आपको बताऊंगा। पर अभी कुछ जो सेक्शन चलेंगे 73 से लेकर के लगभग अगले 25 सेक्शंस, ये एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर दिए हुए हैं तो हम इनको एक बार रीड जरूर करेंगे। रिपोर्ट ऑफ द फेटल एक्सीडेंट एंड सीरियस बॉडीली इंजरी, क्या बोल रहे हैं? When a tragic accident happens at a workplace in Indore or Pithampur, the government needs to know why and how it happened. भाई क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी वर्कप्लेस के अंदर क्या हुआ है, कोई भी हादसा हुआ है, क्या हुआ है? ट्रेजिक एक्सीडेंट मतलब हादसा, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कैसे और क्यों हुआ है। दिस सेक्शन फोर्सेस एम्प्लॉयर टू एक्ट एज अ रिपोर्टर। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बात किसको बताए? गवर्नमेंट को। आपको ध्यान हो तो ऐसी बात ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के शुरुआत के सेक्शन में, सेक्शन 7, 8, 9, 10 के अंदर भी ऐसी बातें दी हुई है, वहां पर भी मैनेजर ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हो गई है, किसी की डेथ या फिर सीरियस बॉडी इंजरी किसी को हुई है, तो ऐसे केस में पर्सन रिस्पॉन्सिबल कितने दिनों में गवर्नमेंट को बताएगा? 7 डेज के अंदर अंदर। और रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा होगा? सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से जिसमें लिखा होगा कि क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से हुआ। और उधर से अथॉरिटी क्या करेगी बताओ? किसी पर्सन को भेजेगी जो आकर के इन्वेस्टिगेट करेगा कि ऐसा क्यों हुआ और आपको नए मेजर्स बताएगा ताकि अगली बार से ऐसा रिपीट ना हो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये सब बातें बताई जाती है। सीरियस बॉडीली इंजरी का मतलब क्या होता है? द लॉ डज नॉट काउंट माइनर स्क्रैचेस। अगर किसी को कोई माइनर छोटी मोटी चोट लगी है तो वो सीरियस बॉडी इंजरी नहीं है, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को करने की जरूरत नहीं। सीरियस बॉडी इंजरी मतलब क्या? परमानेंट लॉस या फिर इंजरी हो, जैसे कि आपका हाथ टूटना, पांव टूटना, आपको दिखना बंद हो जाना, सुनना बंद हो जाना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो माना जाएगा कि ये सीरियस है। कोई हड्डी आपकी टूट गई, ब्रोकन बोन, ऐसे केस में, या फिर ऐसी कोई इंजरी जिसमें वर्कर कितने दिन काम नहीं कर सकता? 20 दिन काम नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में सीरियस बॉडी इंजरी माना जाएगा और आपको बताना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये रूल किसके ऊपर नहीं लगता? जो फैक्ट्री ईएसआई में कवर होती है। क्यों? क्योंकि ईएसआई के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स ऑलरेडी रिपोर्टिंग के बने हुए हैं, तो वहां पर ये लगने की जरूरत नहीं। ये सेक्शन रिपीट हुआ है, इसको काट दो। सेक्शन 73 दो बार है। सेक्शन नंबर 75, कंपनसेशन इन केस ऑफ अ डेथ और इंजरी इन द प्लांटेशन। अगर किसी वर्कर की क्या हो गई है? डेथ। क्या हो गई है? डेथ। तो ऐसे केस में कंपनसेशन मिलेगा उसे यार। तो क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 75 इज अ सेफ्टी एट होम रूल स्पेसिफिकली फॉर द प्लांटेशन सेक्टर, जैसे कि टी, कॉफी, रबर जो सेक्टर्स होते हैं प्लांटेशन वाले, इनके केस में इन मेनी प्लांटेशन वर्कर लीव इन द हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। जनरली ये कौन से घर में रहते हैं? जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वहां पर। तो लॉ सेज दैट इफ द हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर कोलैप्सेस, जो घर अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दिया वो घर ही क्या हो गया? गिर गया। ऐसे केस में एम्प्लॉय मर गया, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कंपनसेशन। आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर मस्ट पे कंपनसेशन इफ अ हाउस दे प्रोवाइडेड फॉल डाउन रिजल्टिंग इन द डेथ और इंजरी। हालांकि आप बच जाओगे अगर गलती किसकी निकली? टेनेंट की, मतलब जो मरा, जो एम्प्लॉय था उसकी। इफ द कोलैप्स हैपन सोली बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेंट डिड समथिंग रॉन्ग, जैसे कि इलीगली रिमूविंग अ स्ट्रक्चरल पिलर, कोई खंबा था, वो खंबा उसने बीच में तोड़ने की कोशिश करी जिसके जैसे घर गिरा और वो मर गया, तो इसमें एम्प्लॉयर की गलती थी नहीं, तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं। या फिर क्या आ गया? नेचुरल कैलेमिटी, इफ द हाउस फेल ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड लाइक अर्थक्वेक और अ फ्लड, तो ऐसे केस में भी फिर पैसा पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर की गलती थी ही नहीं। हाँ या ना? यहां पर अपन सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लांटेशन वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ये काम का नहीं, इसको छोड़ दो। इसके अलावा ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन किसको मिलता है? वर्कर की फैमिली को। किसको मिलता है? वर्कर की फैमिली। क्यों? क्योंकि वर्कर तो चला गया ना, वर्कर की तो क्या हो गई है? डेथ। तो प्रोटेक्शन किसको मिलेगी? फैमिली को इस केस में प्रोटेक्शन मिलेगी। अमाउंट, कंपनसेशन कितना देंगे यार?
Section 76 is the price list for the injury. Since every accident is different, the law provide a mathematical formula to decide exactly how much money an employer must pay. किसको कितना पैसा दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? लॉ. उनका एक फॉर्मूला है. इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर एवरीवन. इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज एज, वेजेस एंड एक्सटेंट ऑफ द इंजरी. किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा वो डिपेंड करता है कि जो आदमी मरा है वो किस उम्र का है. अगर जो इंसान मरा है वो 58 साल का है तो उसको कंपनसेशन कम देंगे. क्यों? क्योंकि 2 साल बाद तो वो वैसे भी रिटायर ही हो जाता. पर अगर जो पर्सन मरा है वो कितने साल का था? 25. तो वो आगे बहुत समय तक काम करता, तो इस केस में कंपनसेशन ज्यादा होगा. जो पर्सन जिसके वेजेस कम होंगे उसको कंपनसेशन भी थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि नुकसान भी कम होगा फैमिली का. पर जिसके वेजेस ज्यादा होंगे उसको कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें रेलेवेंट फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेलेवेंट फैक्टर. रेलेवेंट फैक्टर के बेसिस पर आपको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन पे किया जाएगा. कंपनसेशन निकालने के क्या है? कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं. ये फॉर्मूले में क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? रिलेवेंट टेक्स्ट. एक मिनट, ये मैं 1 मिनट निकाल करके देखता हूं आपको. चलो जब तक ये काम करो, सेक्शन 75 तक रीड करो. पढ़ो. बोलो पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया. सेक्शन नंबर 76 क्या था? कंपनसेशन. कि कंपनसेशन का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा. तो कंपनसेशन का अमाउंट निकालने के लिए उन्होंने क्या देके रखा है? फॉर्मूला. अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये फॉर्मूला काट देना. इसमें थोड़ा सा कुछ टाइपिंग एरर है. फॉर्मूला करेक्ट ही है. 50% ऑफ द मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रिलेवेंट फैक्टर.
लिखा? फिफ्टी परसेंट ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर, एंड ये भी लिख लो नीचे वाला भी, इसको काट के 60% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। उन्होंने काफी डिटेल में लेबर लॉ दिया है इस बार जो चेंज होकर के आया है। पिछली बार लेबर लॉ इतना डिटेल्ड नहीं था आप लोगों के सिलेबस में, ऊपर ऊपर से बात करके निकल गए थे। इस बार काफी अच्छी डिटेल्स दी हुई है, अच्छा है। वैसे लेबर लॉ के रिस्पेक्ट में एक बात मैं बोल देता हूं आप लोगों को, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर लेबर लॉ वाले पोर्शन में आप लोगों को टेंशन हो रही है या ऐसा लग रहा है कि कैसे याद होगा या कैसे समझ में आएगा, तो चिंता मत करो। समझने की जरूरत है तुम लोगों को कि ये अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, ये कोई रिवीजन वीडियोस तो चल नहीं रहे, अपन पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार तो अपने को सारा ही पढ़ना पड़ेगा ना जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। पर जब मैं इसका रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या फिर जब मैं अभी क्लासेस खत्म होने के बाद एक महीने में जो अपन रिवीजन करेंगे, उस एक महीने में जब रिवीजन करेंगे तो इतनी इतनी सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है। ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपन सारा पढ़ रहे हैं, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या याद करना है क्या नहीं करना है। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये वो पोर्शन है जिसमें से आप 40 में से आसानी से 30 स्कोर कर सकते हैं। ये वो टफ वाला पोर्शन नहीं है, 40 में से 30 मार्क्स इसमें से मिल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए इसको लेकर के कोई टेंशन नहीं लेना दिमाग में कि ये कैसे होगा, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो जब रिविजन्स करेंगे तो तुम लोगों को और धीरे से समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर अपने 5-5 दिन चल रहे हैं, ये चैप्टर 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म होने लायक है, पर क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी टाइम लगेगा। ठीक, अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, तो बोल रहे हैं 50% ऑफ मंथली वेज, उसका जितना मंथली वेज है उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेलेवेंट फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेलेवेंट। और रेलेवेंट फैक्टर क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अ नंबर फ्रॉम द 6th शेड्यूल। रेलेवेंट फैक्टर कहां से मिलेगा, 6th शेड्यूल। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। देखो गूगल पर गए और यहां पर डाला सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तो ये बेयर एक्ट आया। मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुका हूं कि बेयर एक्ट के अंदर पहले सेक्शन दिए होते हैं और लास्ट में होते हैं शेड्यूल्स। तो इसके अंदर ये देखो पहले ये सारे सेक्शन से जो भी अपन पढ़ रहे हैं लाइन से, ये सारे सेक्शन खत्म होने के बाद इसके अंदर नीचे दिए हुए हैं कितने शेड्यूल्स, 7। अभी अपने को कौन से शेड्यूल का काम है, 6th। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधे 6th शेड्यूल के ऊपर। ये देखो 6th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ अ डेथ। यही अपन पढ़ रहे हैं कि अगर किसी वर्कर की डेथ होती है तो कितना पैसा मिलेगा, या फिर जो आपने नेक्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तो वहां भी रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिलेगा। अगर वर्कर जो मरा है वो 16 साल का है तो उसके केस में सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। रेलेवेंट फैक्टर कितना है, 228.54। तो जो भी मंथली वेज है उसका 50% करो पहले। मान लो एक वर्कर का मंथली वेज है 17,000, तो 17,000 का 50% करो 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 कैलकुलेटर से करो 8,500, और उस 8,500 का मल्टीप्लाई करो 228 से, 228.54। जितना अमाउंट आएगा इतना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। बहुत बड़ा अमाउंट होगा, छोटा नहीं है इतना। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कंपनसेशन, पहला तो वेज कितना है, क्योंकि उस वेज का 50 या 60% करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेलेवेंट फैक्टर। देखो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेलेवेंट फैक्टर कम हो रहा है, हाँ या ना। तो 16, 17 ऐसे करके 65 साल तक का यहां पर दिया हुआ है कि रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई। रेलेवेंट फैक्टर कितना है ये अपने को याद नहीं रखना है, अपने को सिर्फ क्या दिया इन्होंने, रेफरेंस, कि जो भी रेलेवेंट फैक्टर हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, हाँ या ना। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में भी क्या करना है, 60% ऑफ वेज को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेलेवेंट फैक्टर से। अगर किसी की परमानेंट डिसेबलमेंट आती है पर वो कैसी है, पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या, जिस कैपेसिटी में वो पहले काम कर सकता था पूरा, अब वैसा काम नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या मिलते हैं, परसेंटेज ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट बेस्ड ऑन लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी।
उन्होंने ये भी दिया है कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी लूज है, ये कैसे पता चलेगा? शेड्यूल नंबर 4 के अंदर देखो, अगर किसी के दोनों हाथ टूट जाते हैं तो ऐसे केस में माना गया है कि उसकी 100% अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। दिया हुआ है, ये कोई मन से नहीं लेना है अपने को, गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर दोनों हाथ टूट रहे हैं तो ऐसे केस में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट आता है और 100% अर्निंग कैपेसिटी लूज हो जाती है। किसी का एक हाथ और एक पांव, हैंड एंड फुट, तो ऐसे केस में भी 100% अर्निंग कैपेसिटी लूज मानी है। डबल एम्पुटेशन थ्रू लेग और थाई, लॉस ऑफ साइट जिसके वजह से वो देख नहीं पा रहा है, 100%। वेरी सीवियर फेशियल डिस्पर्समेंट, 100%। अब्सोल्यूट डिफनेस, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, 100%। ये ऐसे करके गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, अंगूठा लॉस ऑफ थंब जाता है तो माना गया है कि 30% ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो अपने को किसी में भी तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने रिसर्च बेस्ड डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। इसके बेसिस पे क्या मिलेगा, वर्कर्स को कंपनसेशन परसेंटेज ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बेस्ड ऑन द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, शेड्यूल्स में क्या दिया है वो आपको याद नहीं करना, आपके काम की सिर्फ चीजें इतनी थी। बोलो बराबर बात। अपार्ट फ्रॉम ये जो पैसे मिलेंगे ये तो मिलेंगे ही सही, साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, पूरा मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है, वर्कर मरने से पहले 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है उसके मेडिकल बेनिफिट, वो भी आपको पूरा मिल जाएगा और फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी मिलेंगे। इफ द वर्कर डाई द एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट एटलीस्ट 15,000, यही अपन ने पढ़ा था कि 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या? चलो सेक्शन नंबर 76 तक रीड करो, बस आज इतना ही करेंगे। 76 लास्ट सेक्शन। कहां गए? हाँ, वेटिंग पीरियड में क्या, हाँ कर लो, रीड कर लो। बोलो भाई यहां तक कोई समस्या? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कर रहे हैं अपन लोग कल।
के लाल मेरा छोटा लाएगा, जीजू केसरी के लाल मेरा छोटा लाएगा। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा लाएगा, वो केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं।